नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश गायब नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश गायब नॉवल का पार्ट 7। वेरी गुड, सुनील बोला। क्या मालूम हुआ? शुक्रवार 9 बजे की बम्बई राजनगर फ्लाइट पर अमरकांत चावला नाम का एक पैसेंजर वाकई था और महेंद्र खुराना की सीट भरी हुई थी। यानी कि वो सच बोल रहा था, सुनील बड़बड़ाया। आगे खुराना परिवार के सदस्यों की बृहस्पतिवार की दिनचर्या सुनो। सुन रहा हूँ। महेंद्र खुराना आधी रात तक यॉट क्लब में रमी खेलता रहा था। रामनाथ खुराना उस रात 5:30 बजे तक मेरे मामा के ही साथ था। उसके बाद कहाँ गया था मालूम नहीं हो सका। शाम 5:30 बजे के बाद अगली सुबह 10 बजे वो अपने नौकर द्वारा ही देखा गया था, जबकि उसने उसे जाकर जगाया था। बाकी का सारा दिन या वो मेरे मामा के साथ था और या शीला खुराना के साथ। शीला खुराना बृहस्पतिवार शाम 5 बजे से रात 12:30 बजे तक साराबाई हॉल में एक कथक डांस का रिहर्सल कराती रही थी। आईसी यानी कि सिर्फ चाचा रामनाथ के पास बृहस्पतिवार रात की कोई एलिबाई नहीं है। रुपए पैसे के मामले में महेंद्र खुराना की हैसियत और आदतों के बारे में क्या पता किया तुम्हारे मामा ने? उसकी माली हालत टकसाली सिक्के जैसी चौकस है, रमाकांत बोला। शेयर मार्केट की उसकी जानकारी और सूझबूझ का बड़े बड़े खलीफा रोक खाते हैं। खूब पैसा कमाता है वो शेयर मार्केट से। रेस का शौक नहीं रखता। औरतों पर पैसा उजाड़ने जैसी भी उसकी कोई आदत मशहूर नहीं है। ओह, सुनील बोला। उसके स्वर में निराशा का स्पष्ट पुट था। रमाकांत ने एकाएक कार शाहजहां के ड्राइववे में मोड़ दी। क्या हुआ? सुनील हड़बड़ाया। रास्ते से गुजर रहे हैं, रमाकांत बोला। 1 मिनट नक्चड़ी से मिलते चलते हैं, वरना वो मामा से शिकायत करेगी कि राजनगर में उसके भांजे ने तो उसकी खबर ही नहीं ली। नक्चड़ी यानी शीला खुराना? और कौन? रमाकांत ने कार पार्क की। दोनों होटल में दाखिल हुए। अपना नया सफ़ेद सूट रमाकांत ही पहने हुए था। उसकी बहुत मनुहार पर भी सुनील ने उसे पहनना कबूल नहीं किया था। उसने रमाकांत का एक काला सूट पहना था, जिसमें वो उस वक्त बहुत जंच रहा था। इन सूटों में तो, सुनील बोला, हम ब्लैक स्पाई, वाइट स्पाई लग रहे हैं, मैड मैगजीन वाले। रमाकांत हंसा। रिसेप्शन से उन्होंने खुरानाओं के स्वीट में फ़ोन करवाया। दूसरी तरफ से हामी हुई तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बता दिया। दोनों ऊपर पहुंचे। शीला खुराना ने दोनों को देखकर नाक चढ़ाई और रुष्ट स्वर में बोली, ये वक्त है आने का? मैंने, रामनाथ खुराना बोला, कई बार तुम्हारी क्लब में फ़ोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि तुम वहाँ नहीं थे। कोई खास बात हो गई है? रमाकांत सशंक स्वर में बोला। हाँ, दिव्या की एक और चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी पढ़कर लगता है, शीला खुराना बोली, कि अब उसकी तलाश में सिर खपाई करना बेकार है। कहाँ है वो चिट्ठी? सुनील व्यग्र भाव से बोला। ज़रा दिखाइए। रामनाथ खुराना ने सुनील को एक लिफाफा थमा दिया। सुनील ने देखा, लिफाफे पर बम्बई के प्राप्ति पोस्ट ऑफिस की 8 नवंबर की मोहर थी। उस पर टाइपराइटर द्वारा शीला खुराना का बम्बई का पता लिखा हुआ था। उसने लिफाफे में से चिट्ठी निकाली और उसे खोलकर पढ़ा। लिखा था, मेरी प्यारी मम्मी, आज एकाएक मुझे एहसास हुआ कि मेरी पिछली चिट्ठी से ज़रूर तुम्हें ऐसा लगा होगा जैसे मेरे मन में आत्महत्या करने का ख्याल घर कर गया है, जबकि असल में ऐसी कतई कोई बात नहीं। भावनाओं के आवेग में मैं बहुत भ्रामक भाषा का इस्तेमाल कर बैठी थी। जब मैंने बढ़िया और बेहतर दुनिया की बाबत लिखा था तो मेरा इशारा सिर्फ उस आम आदमी की दुनिया की तरफ था जिनका चंद सरमायादारों को छोड़कर मुल्क का हर बाशिंदा हिस्सा है, जहां गरीबी और अभाव लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं और जहां जज्बाती रिश्तों की एक अपनी पहचान है, एक अपनी पूछ है। ये दुनिया मुझे उस दुनिया से कहीं बेहतर और बढ़िया लगी है जिसमें पैदा होकर मैं बड़ी हुई हूँ। यहीं आकर मैंने ये सबक सीखा है कि सच्चा सुख उसी पैसे से हासिल हो सकता है जो इंसान ने खुद अपना खून पसीना एक करके कमाया हो। मैं उस दौलत से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ जिसे कमाने में मेरी मेहनत नहीं लगी। मेरे लिए बढ़िया और बेहतर दुनिया यही है जहाँ मैं आज हूँ।
मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मेरी पिछली चिट्ठी का कोई गलत मतलब ना लगाना और इस बात का पूरा इत्मीनान रखना कि तुम्हारी बेटी अपनी गई दुनिया में पूरी तरह से खुश है। या मुझे वो खुशी हासिल है जो दौलत के अंबारों के जरे साया मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती थी। तुम्हारी बेटी दिव्या। सुनील ने पत्र रमाकांत को थमा दिया। रमाकांत ने पत्र पढ़ा और फिर अपने पर्स में से दिव्या का पहला पत्र निकाला। उसने बड़े गौर से दोनों पत्रों का मिलान किया। वही हैंडराइटिंग, रमाकांत धीरे से बोला। कागज़ भी वही, सिर्फ एक फ़र्क है। पहली चिट्ठी के लिफाफे पर पता हाथ से इसी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, लेकिन इस चिट्ठी के लिफाफे पर पता टाइप किया हुआ है। हद है आजकल की नस्ल की भी, रामनाथ खुराना कह रहा था। लोग गरीबी से पीछा छुड़ाने को तरसते हैं और हमारी भतीजी को गरीबी से मोहब्बत हो गई है। उसे गरीबों में नई और बेहतर दुनिया दिखाई देती है। अब दिव्या की तलाश बेकार है, महेंद्र खुराना बोला। वो जहाँ भी है राजी खुशी है। इस चिट्ठी पर रमाकांत बोला, आपका बम्बई का पता है, ये आपके पास यहाँ कैसे पहुँची? हमारी कोठी की हाउसकीपर ने, शीला खुराना बोली, हमें यहाँ फ़ोन करके चिट्ठी की बाबत बताया था। कुरियर सर्विस से चिट्ठी हमने यहाँ मंगा ली थी। हम इन चिट्ठियों को, सुनील बोला, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक कराना चाहते हैं। क्या फ़ायदा, दोनों चिट्ठियाँ दिव्या ने ही लिखी है। मैं एक निगाह से दिव्या का हैंडराइटिंग पहचान सकता हूँ। फिर भी अगर हम ये कदम उठाएं तो आपको कोई ऐतराज़? हमें क्या ऐतराज़ है, शीला खुराना बोली। हमारी तरफ से तुम लोग चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब इन बातों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। वो रमाकांत की तरफ घूमी। सेठी साहब को बोल देना कि मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके भांजे ने राजनगर में हमारी बहुत मदद की। गुड नाइट। वो घूमी और पिछले कमरे की तरफ बढ़ी। वेल, रामनाथ खुराना जबरन मुस्कुराया। देयर यू आर। आओ प्यारे, रमाकांत बोला। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। वो रमाकांत के साथ बाहर को बढ़ा तो महेंद्र खुराना भी उनके साथ हो लिया। नीचे तक चलता हूँ, वो बोला। तीनों लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगा तो एकाएक सुनील ने उसे थाम लिया। तुम नीचे चलो, मैं अभी आया, वो बोला। उसने लिफ्ट से बाहर एक कदम रखा और दरवाज़ा छोड़ दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट नीचे को सरकने लगी। वो वापस खुरानाओं के स्वीट में दाखिल हुआ। रामनाथ खुराना उसे देखकर सकपकाया। मैं 1 मिनट मैडम से बात करना चाहता हूँ, सुनील बोला। ज़रा उन्हें बुलाइए। वो सोने जा चुकी है, रामनाथ खुराना सख्ती से बोला। वो अब नहीं आ सकती। अभी वो बेडरूम में मुश्किल से पहुंची है, सो नहीं गई होंगी। वो अब बेड से बाहर नहीं आने वाली। सी हैज़ रिटायर्ड फॉर द नाइट, कम टुमारो। वो नहीं आ सकती तो मैं बेडरूम में जाता हूँ। और सुनील ने दृढ़ता से बेडरूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। व्हाट दी हेल, रामनाथ खुराना झल्लाया। मैं पूछता हूँ, ये क्या बदतमीज़ी है? ये क्या बदतमीज़ी है? तभी शीला खुराना बेडरूम की चौखट पर प्रकट हुई और वही सवाल उसने किया। ये शोर कैसा है? मैं, सुनील बोला, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम गए नहीं अभी? जी नहीं। मैं तो तुम्हें कब का विदा कर चुकी हूँ। विदा करने में और विदा होने में फ़र्क होता है। बहुत बदतमीज़ हो। जी हाँ। क्या जी हाँ? बहुत बदतमीज़ हूँ। ठीक पहचाना आपने। नाउ शैल वी कम टू द पॉइंट? व्हाट पॉइंट? आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्कस एनी पॉइंट विद यू। देखिए, ये आपकी गुमशुदा भतीजी का ही मामला नहीं है जिसे कि आप समझती हैं कि अब ढूंढना बेकार है। ये 2 कत्लों का भी मामला है। आप अपनी बेटी की कितनी खैरख्वाह है ये आपका ज़ाती मामला है, लेकिन आपको गायबशुदा बेटी की वजह से हुए 2 कत्ल आपका ज़ाती मामला नहीं। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी तो कल के अखबार में आपका इनकार फ्रंट पेज पर सुर्खियों में दिखाई देगा। अखबार में? वो सकपकाई। कौन से अखबार में? ब्लास्ट में। उसका तुम्हारे से क्या वास्ता? मैं उसका चीफ रिपोर्टर हूँ। लेकिन वो सेठी साहब का लड़का भांजा तो बता रहा था कि तुम जासूस हो। मैडम, या तो आपको सुनाई ठीक से नहीं देता और या आपकी याददाश्त में नुक्स है। आपको ख़ास तौर से बताया गया था कि ना रमाकांत जासूस है और ना मैं। बहुत बदतमीज़ हूँ, अभी बताया था आपने। शीला, रामनाथ खुराना बोला, क्यों खामखा बहस में पड़ती हो? जो ये पूछना चाहता है इसे पूछने दो ताकि ये जाए यहाँ से। वाइस सजेशन, सुनील बोला। क्या पूछना चाहते हो तुम? जिस रात आप राजनगर पधारी थी उस रात यहाँ जॉर्ज टाउन के इलाके के कब्रिस्तान में ग्रेगरी नाम के एक हर्ष ड्राइवर का कत्ल हो गया था। उसका कत्ल रात 11 और 1 बजे के बीच में हुआ था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा महेंद्र खुराना उस वक्त कहाँ था? सुनील का सवाल सुनकर उसके फट पड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ उसने बड़ी शांति से जवाब दिया। वो मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहा था और वहाँ से यहाँ होटल में मेरे साथ आया था।
आप भी इस बात की तस्दीक करते हैं खुराना साहब? सुनील बोला। ये कैसे कर सकते हैं तस्दीक? शीला खुराना बोली। ये एयरपोर्ट से यहाँ हमारे साथ नहीं आए थे। ये कहाँ गए थे? उन्हीं से पूछो। मैं, रामनाथ खुराना ने खंकार कर गला साफ किया और बोला, अपने एक दोस्त से फ़ौरन मिलना चाहता था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से सीधा उसके घर चला गया था। मुलाकात हुई? सुनील ने पूछा। नहीं, वो घर पर नहीं था। आधी रात को भी वो घर पर नहीं था? हाँ। लौटकर होटल कब आए थे आप? 2 बजे के करीब। मेरे ख्याल से तो, शीला खुराना बोली, तब 3 बजने को थे। दोस्त का कोई नाम पता? सुनील बोला। मैं भी जानना चाहती हूँ, शीला खुराना बोली। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो अपलक रामनाथ खुराना को देख रही थी। उसका नाम जनार्दन मिश्रा है और वो विवेक नगर में B14 नंबर के मकान में रहता है। आई सी। और क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं, शुक्रिया, नमस्ते। वो लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वो नीचे लॉबी में पहुँचा। रमाकांत और महेंद्र खुराना उसे प्रवेश द्वार के करीब खड़े दिखाई दिए। तुम ऊपर कहाँ रह गए थे? वो उनके करीब पहुँचा तो रमाकांत तनिक झुंझलाए स्वर में बोला, इनके स्वीट में। सुनील ने महेंद्र खुराना की तरफ इशारा किया। मेरी अठन्नी गिर गई थी, ढूंढने गया था। मिली? नहीं, बहुत नुकसान हो गया। उस अठन्नी की वजह से? महेंद्र खुराना हैरानी से बोला। उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से। वो अठन्नी मुझे हेमा मालिनी ने तब दी थी जब वो अभी जाट की खाट नहीं बनी थी। तुम मजाक कर रहे हो? चलो मजाक ही सही, सुनील लापरवाही से बोला। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या ये खुशी की बात नहीं? महेंद्र खुराना बोला कि मेरी बहन जिंदा निकल आई है। हाँ, ये तो है खुशी की बात। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतने सजे धजे? हम एक पार्टी में जा रहे हैं। कैसी पार्टी? हमने तुम्हारी सहेली पूनम मेहरा को ढूंढ निकाला है। तुमने खुद बताया था कि वो जानती है कि नैन्सी अल्फ्रेडो जिंदा है। हम उसके ज़रिए नैन्सी अल्फ्रेडो को तलाश करना चाहते हैं ताकि फर्नांडो और प्रधान को विश्वास दिलाया जा सके कि मोर्ग से गायब हुई लाश उसकी नहीं थी। फिर जाहिर है कि वे दोनों दादा मेरा पीछा छोड़ देंगे। तुम लोग पूनम के पास जा रहे हो या पार्टी में? पूनम के पास पार्टी में। हमें पता लगा है कि इस वक्त वो होटल क्लार्क के पेंट हाउस स्वीट में ही हो रही एक पार्टी में गई हुई है। मैं भी साथ चलूं? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। तुम किस लिए? पूनम शायद तुम लोगों के सामने जुबान न खोले। मेरा लिहाज वो ज़रूर करेगी। ये ठीक कह रहा है, रमाकांत बोला। ठीक है चलो, सुनील बोला। तुम 1 मिनट ठहरो, मैं ऊपर मम्मी को खबर कराऊं। सुनील और रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। वो जाकर लिफ्ट में सवार हो गया तो सुनील बोला, नई चिट्ठी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दिखाना तो बेकार है प्यारे हो, रमाकांत गंभीरता से बोला। अगर पहली चिट्ठी दिव्या की लिखी हुई है तो इस बात की गारंटी तो मेरे से भी अभी करवा लो कि दूसरी चिट्ठी भी उसी ने लिखी है। लिफाफे पर पता टाइप किया हुआ क्यों है? क्यों है? क्या ये नहीं हो सकता कि दिव्या चिट्ठी लिखने के वक्त जिंदा हो लेकिन उसको पोस्ट किए जाने के वक्त जिंदा ना हो? तुम्हारा मतलब ये है कि ये चिट्ठी उसने अपनी ज़िंदगी में लिखी होगी लेकिन उसे पोस्ट उसकी मौत के बाद किसी और ने किया होगा? हाँ, ऐसा किसी ऐसे शख्स ने किया होगा जो ये चाहता है कि दिव्या को अभी भी जिंदा समझा जाए। उसी ने लिफाफे पर पता टाइप किया होगा। यानी कि तुम्हें दिव्या के जिंदा होने का यकीन नहीं? कतई नहीं। इस चिट्ठी से तो मुझे और गारंटी हो गई है कि वह जिंदा नहीं है। उसके रिश्तेदार तो अब उसकी तलाश के ख्वाहिशमंद नहीं दिखाई देते, लेकिन हमें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। वजह है एक बहुत अहम वजह, ये कि कलावती ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। सुनील भौचक्का सा रमाकांत का मुंह देखने लगा। रमाकांत मन मन मुस्कुराता रहा। हैरान क्यों हो रहा है? फिर वो बोला, ऐवे ही तो हम तेरे बड़े भापा जी नहीं कहलाते। हैरानी के भाव फिर भी सुनील के चेहरे से ना गए। कैसे सूझा? उसके मुंह से निकला, जैसे तुझे सूझा। मुझे कैसे सूझा? ये मैं बताऊं? हाँ, खासतौर से तो उस टूल से सूझा जो लाश के पैरों के करीब बाथरूम में लुढ़का पड़ा पाया गया था। वैसे पानी से भरे बाथटब से भी सूझा, गायब जूतों से भी सूझा, नए बिना पहने कपड़ों से भी सूझा। खुराना आ रहा है। रमाकांत तुरंत खामोश हो गया। क्लार्क होटल में पेंट हाउस स्वीट तक प्राइवेट लिफ्ट थी जो लॉबी से चलती थी तो सीधा पेंट हाउस स्वीट पर ही जाकर रुकती थी। ऊपर लिफ्ट का दरवाज़ा भी खुला भी नहीं था कि उनके कानों में अट्ठासों की आवाज़ें आने लगी थी। वे लिफ्ट से बाहर निकले। पेंट हाउस के विशाल हॉल उसके सामने की रोशनियों से जगमगाती हॉल से भी विशाल टेरेस पर बेशुमार मेहमान जमा थे।
माहौल ही बता रहा था कि उस वक्त पार्टी अपने पूरे जलाल पर थी। सुनील जानता था कि बेतहासा रईस लोगों की ऐसी पार्टियों में पूनम और पीपी जैसी लड़कियां मेहमानों की दिलजोई के लिए ही बुलाई जाती थी। रमाकांत ने नोट किया कि बार हॉल में भी था और बाहर टेरेस पर भी था। प्यारे हो, वो बोला, लड़की ढूंढते रहेंगे, पहले बार पर चलो। लार टपक रही है, सुनील बोला। हाँ, रमाकांत ने बड़ी शराफत से कबूल किया। सुनील ने नोट किया कि नए मेहमानों की सूरत में उनके आगमन की तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी। वहाँ औरतें आदमी सब पीने वाले थे और सब नशे की एडवांस स्टेज तक या तो पहुँच रहे थे या पहुँच चुके थे। उस पार्टी में दूसरी नोट करने वाली बात यह थी कि मर्द तकरीबन अधेड़ावस्था या उससे ऊपर के थे और औरतें तकरीबन नौजवान या कमसिन थी। हॉल के पिछवाड़े में बंद दरवाजे थे जिनके पीछे से मिश्रित अट्ठासों की आवाज़ें आ रही थी। उनके अंदाजे के मुताबिक वे बेडरूम ही हो सकते थे। हॉल के बाहर से विपरीत एक कोने में बैंड स्टैंड था जहाँ 6 पीस का बैंड वातावरण में विलायती संगीत की स्वर लहरियाँ प्रवाहित कर रहा था। लेकिन पार्टी में मौजूद किसी भी मेहमान की तवज्जो संगीत की तरफ नहीं मालूम होती थी। वे हॉल के बार पर पहुंचे। दुनिया जहान की शायद ही कोई ऐसी ड्रिंक थी जो वहां न थी। ऐसा समर्थ बार देखने भर से रमाकांत का तो दिल बाग बाग हो गया। योर प्लेजर सर, बारमैन बड़े अदब से बोला। अमरे सिंह काला बिल्ला, रमाकांत बोला। जी, बारमैन सक पकाया। नहीं समझा? रमाकांत ने बड़ी मासूमियत से पूछा। जी नहीं, कभी लुधियाने नहीं रहा? जी नहीं, मैं तो कर्नाटक का हूँ। तभी तो, फिर कैसे समझेगा? साहब का मतलब, सुनील बोला, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल से है। ओह, रमाकांत की बातों से उलझे हुए बारमैन की जान में जान आई। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल कमिंग अप राइट अवे सर। उसने नई बोतल खोलकर 3 ड्रिंक्स बनाए और उन्हें सर्व किए। सहेली कहीं दिखाई दी प्यारे हो? महेंद्र खुराना को चारों तरफ निगाह दौड़ाता पाकर रमाकांत बोला। अभी नहीं, खुराना बोला। वो टेरेस पर हो सकती है, सुनील बोला। उन बंद दरवाजों के पीछे हो सकती है। मिल जाएगी, खुराना बोला। ऐसे कैसे मिल जाएगी? रमाकांत बोला। जाकर ढूंढोगे तो मिलेगी ना। ऐसे तो वो यहाँ से चली जाएगी तो हमें खबर नहीं लगेगी। मैं देखता हूँ, खुराना बोला। उसने अपना ग्लास खाली किया और आगे बढ़कर भीड़ में जा मिला। तुम भी जाओ प्यारे हो, रमाकांत बोला, और जाकर लड़की को ढूंढो। मैं कैसे ढूंढूं? सुनील बोला। मैं उसे पहचानता थोड़े ही हूँ। नाम तो जानते हो? नाम तो तुम भी जानते हो। मैं यहाँ से अभी हिल नहीं सकता, देख नहीं रहे हो? रमाकांत ने अपना विस्की का ग्लास ऊंचा करके उसे दिखाया। मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा हूँ। ये ज़रूरी काम है? हाँ, और अच्छे बच्चे अपने बड़े भापा जी से बहस नहीं करते। जा माँ सदके। अच्छा, जाता हूँ। सुनील ने अपना ग्लास खाली किया। खाली ग्लास बार पर रखकर वो घूमा तो सीधा एक नौजवान लड़की से जाकर टकराया। ओह, आई एम सो सॉरी, वो तुरंत बोला। आई बैग योर पार्डन। नेवर माइंड, युवती बोली। गेट मी अ ड्रिंक फ्रॉम बारमैन। वॉट ड्रिंक मैडम? बारमैन नोज। सुनील ने बारमैन की तरफ देखा। बारमैन एक लंबे ग्लास में ढेर सारी जिन, लाइम जूस और सोडा डाल रहा था। मैडम के लिए, वो धीरे से सुनील से बोला। मैडम को जानते मालूम होते हो? सुनील बोला। हाँ, मैडम यहाँ की पार्टीज़ में अक्सर आती हैं और सिर्फ जिन पीती हैं। मैडम का नाम क्या है? असली नाम नहीं मालूम, सभी ने पिंकी के नाम से पुकारते हैं। आई सी। सुनील ने अपने लिए स्कॉच का पैक और कथित पिंकी का जिन का ग्लास बाहर से उठाया और पिंकी के पास पहुंचा। योर ड्रिंक मैडम, वो बोला। थैंक यू। पिंकी ने ग्लास ले लिया। उसके तमतमाए चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि वो पहले ही काफ़ी पी चुकी थी। मुझे पिंकी कहते हैं। सुनील ने उसकी पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी और वैसे ही स्लीवलेस ब्लाउज पर निगाह डाली और फिर बोला, कोई अहमक ही होगा जो आपको पिंकी के अलावा और कुछ कहे। वो हंसी। तभी बैंड ने धुन बदली। अब बैंड डांस म्यूजिक बजने लगा। कई जोड़े डांस करने लगे। सुनील ने देखा अधिकतर जोड़े डांस की जगह एक दूसरे से लिपटने की तरफ तवज्जो दे रहे थे। आप डांस करना पसंद करेंगी? सुनील ने पूछा। अभी नहीं, पिंकी बोली। अभी एक ड्रिंक और लेने के बाद मेरे में रिदम पैदा होगा। तब तक तो डांस म्यूजिक बंद हो जाएगा। हो जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा। ये तो सारी रात का सिलसिला है। आई सी। यहाँ की पार्टियों की आपको अच्छी वाकिफियत मालूम होती है। हाँ, आई लाइक पार्टीज़। जानते हो पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद आता है? नहीं, क्या पसंद आता है? यंग मैन। वो एकाएक सुनील पर ढेर हो गई। लाइक यू। मेरी खुशकिस्मती। सुनील बड़ी मुश्किल से उसे संभाल पाया। गेट मी अनदर ड्रिंक। राइट अवे मैडम। 1 ड्रिंक कमिंग अप फॉर पिंकी। थैंक यू। उसे हॉल में खड़ा छोड़कर सुनील बार पर पहुंचा।
उसने देखा रमाकांत वहाँ नहीं था। रमाकांत की तलाश में उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसने उसे बैंड स्टैंड के सामने एक कड़क जवान लड़की के साथ ऐसा धुआंधार डांस करते हुए पाया कि लोग डांस करना भूल गए थे और उन्हें उत्साहित करने के लिए बैंड की धुन पर तालियां बजा रहे थे। रमाकांत का चेहरा नशे में तमतमाया हुआ था, लेकिन वो रिदम में नाच रहा था। उसका एक स्टेप भी गलत नहीं पड़ रहा था। खुराना की तलाश में उसने निगाह दौड़ाई तो उसे कहीं दिखाई ना दिया। सुनील ने बार से जिनके 2 बड़े ड्रिंक हासिल किए और वापस घूमा। तभी एक लाल फ्रॉकधारी निहायत मासूम चेहरे वाली लड़की उसके करीब पहुंची। मेरा पर्स कहीं गिर गया है, वो बड़े परेशान स्वर में बोली। ढूंढे नहीं मिल रहा। आप मुझे टैक्सी के किराए के लिए 100 रुपये उधार दे सकते हैं, मैं आपको वापस कर दूंगी। सुनील ने दोनों ग्लास वापस बार काउंटर पर रखे और उसे 100 का नोट निकाल कर दिया। आप अपना कार्ड मुझे दे दीजिए ताकि मैं। नेवर माइंड, सुनील बोला। तकदीर से कभी फिर मिलेंगे तो हिसाब कर लेंगे। ओह, थैंक यू सो मच। ड्रिंक्स उठाए सुनील हॉल में वापस लौटा। पिंकी वहाँ नहीं थी जहाँ वो उसे छोड़कर गया था। फिर पिंकी उसे हॉल में बाहर टेरेस की दीवार के करीब पाम के एक गमले की आधी ओट में खड़ी दिखाई दी। सुनील उसके करीब पहुंचा। उसने एक ग्लास पिंकी को थमा दिया। थैंक यू, वो बोली। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मिली कहाँ हो? सुनील ने ग्लास में से एक चुस्की मारने का बहाना किया और उसे दीवार पर रख दिया। नहीं मिली? वो हैरानी से बोली। बिल्कुल नहीं। लो, अब मिल लेती हूँ। ग्लास हाथ में थामे थामे ही उसने अपनी दोनों बाहें सुनील की गर्दन में पिरो दी और उसके होंठों पर एक चटखारेदार चुंबन अंकित कर दिया। अब तो मिल ली ना? फिर वो उससे अलग हटती हुई बोली। मेरा मतलब, सुनील तनिक हाँफता हुआ बोला, गले लगकर मिलने से नहीं था। तो पिंकी के माथे बल पड़े। मेरा मतलब है तुम्हारा मेरा कोई परिचय तो हुआ ही नहीं। न मैं जानता हूँ तुम कौन हो, न तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अच्छा वो लापरवाही से बोली। मैं पिंकी हूँ और तुम एक खूबसूरत नौजवान मर्द हो और मुझे पसंद हो। बाकी रही नाम की बात तो वो इस घड़ी तुम मुझे बताओगे भी तो मुझे याद नहीं रहेगा, समझे? समझा। पीछे 4 बेडरूम हैं, देख कर आओ कि उनमें लोग हैं या कोई खाली है। वो किस लिए? जवाब में पिंकी बड़े अश्लील भाव से हंसी और बोली, परिचय नहीं करना? करना है, सुनील हड़बड़ाकर बोला। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। वापसी में ड्रिंक लेते आना। अच्छा। सुनील वहाँ से हटा। हॉल में जाकर उसने देखा कि रमाकांत की डांस परफॉर्मेंस अब पहले से ज़्यादा तेज हो गई थी और अब उसके और उसके साथ नाचती लड़की के गिर्द पहले से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। खुराना की तलाश में उसकी निगाह चारों तरफ घूमी तो वो उसे बाहर वाले बार के करीब दिखाई दिया। वो लाल फ्रॉक वाली निहायत मासूम चेहरे वाली उस लड़की से बात कर रहा था जिसका पर्स खो गया था। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ सुनील उसके करीब पहुंचा। तब तक लाल फ्रॉक वाली लड़की वहां से विदा हो चुकी थी। कमाल है तुम्हारा भी, सुनील बोला। वाकिफकार लड़कियां हर जगह मिल जाती हैं तुम्हें, यहाँ कहाँ मिली है कोई? वो हकबकाकर बोला। अभी जो लाल फ्रॉक वाली लड़की यहाँ तुम्हारे पास खड़ी थी वो? अरे वो मेरी वाकिफकार नहीं थी। तो वो तो अपना पर्स खो जाने की वजह से परेशान कोई लड़की थी जिसकी मैंने पहले कभी सूरत नहीं देखी। बेचारी के पास घर जाने के लिए टैक्सी का किराया तक नहीं था, जो कि तुमने दिया। हाँ, 100 का पत्ता। कैसे जाना? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। तुम बोलो, सहेली मिली? हाँ मिली, वो कहती है नैन्सी अल्फ्रेडो जिंदा है। ये क्या नई बात है? उसकी कही ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता चुके हो, तभी तो उसकी तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं। वो यहाँ पार्टी में मौजूद है। कौन? नैन्सी? हाँ। ये हुई ना खबर, कहाँ है वो? पता नहीं? फिर क्या फ़ायदा हुआ? पूनम ने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ मौजूद औरतों में से नैन्सी कौन है? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वो डरती है। क्यों डरती है? प्यारे लाल, ये क्विज प्रोग्राम बंद करो और एक ही बार में बताओ कि क्या किस्सा है। वो डरती है कि नैन्सी के बारे में हमें बताने से उस पर कोई आफत ना आ जाए। आखिर वो शहर के एक बड़े गैंगस्टर की बीवी है और दूसरे बड़े गैंगस्टर की माशूक है। उसने ये जवाब दिया और तुमने सुन लिया। और क्या करता? अरे उसे कल्टीवेट करो, पटाओ उसे, मनाओ उसे ये बताने के लिए कि यहाँ मौजूद लेडीज़ में से नैन्सी कौन है। कैसे मनाऊं? कैसे भी मनाओ, अच्छे आदमी हो तुम। खास इसलिए तो तुम हमारे साथ आए हो कि पूनम तुम्हारी सहेली है, इसलिए हमारे मुकाबले में वो तुम्हारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेगी। इतना सा काम तुम ना कर सके तो फिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ? मैं फिर कोशिश करता हूँ, वो होठों में बुदबुदाया। सिर्फ कोशिश नहीं करनी है,
कोशिश में कामयाब होकर दिखाना है। अच्छा अच्छा, अब पहुंचो पूनम के पास। नैन्सी का पता लग जाने के बाद तुम क्या करोगे? हम उसे फर्नांडो के पास लेकर जाएंगे। वो ना मानी उसके पास जाने को तो हम उसे प्रधान के पास लेकर जाएंगे। वो वहाँ भी जाने को ना मानी तो कहीं तो उसे जाना ही पड़ेगा। तुम पहले पता करो कि वो कौन है, बात की बाद में देखेंगे। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से ले जाना मुमकिन होगा? अरे कहा ना, बात की बाद में देखेंगे। अच्छा। वो बाहर से विदा हो गया। सुनील ने वहाँ से जिन के 2 जाम हासिल किए और वापस घूमा। बैंड तब तक बजना बंद हो चुका था और बैंड स्टैंड के सामने से रमाकांत और वो लड़की जिसके साथ रमाकांत नाच रहा था, दोनों गायब थे। वो आगे बढ़ने लगा तो सफ़ेद बालों वाला, कम से कम 1 क्विंटल वजन वाला सूट बूटधारी एक व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। एंजॉइंग योरसेल्फ यंग मैन, वो बोला। तुमसे मतलब? सुनील आंखें निकाल कर बोला। खास कुछ नहीं, वो मुस्कुराया, सिवाय इसके कि मुझे मोदी कहते हैं और ये पार्टी मैंने दी है, इसलिए मेहमानों का ख्याल रखने का मेरा फ़र्ज़ बनता है। ओह, सुनील हड़बड़ाया। ऑफ कोर्स आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम ग्लैड। सुनील जल्दी से वहाँ से हटा और पिंकी के पास पहुँचा। बड़ी देर में लौटे, वो बोली। उसने अपने आप ही हाथ बढ़ाकर एक गिलास थाम लिया। कोई बेडरूम खाली नहीं, सुनील बोला। कोई बात नहीं, वो लापरवाही से बोली। हो जाएगा, अभी बहुत रात बाकी है। मैं जबरन खाली करवाऊँ? सुनील नथुने फुलाता हुआ बोला। अरे नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं, हम कोई यहाँ के बेडरूम के मोहताज हैं? हम मेरे घर भी तो जा सकते हैं। तुम अकेली रहती हो? एकदम। तुम? मैं भी। फिर क्या है, फिर तो हम तुम्हारे घर भी जा सकते हैं। अभी चलें? जल्दी क्या है, अभी ज़रा पार्टी का मज़ा लेते हैं, ड्रिंक्स का मज़ा लेते हैं। उसने अपना ग्लास खाली किया तो सुनील ने उसे दूसरा ग्लास भी थमा दिया। पिंकी ने कोई एतराज़ नहीं किया। ड्रिंक्स के मामले में कैपेसिटी अच्छी है तुम्हारी, सुनील ने सहज भाव से कहा। वो एकदम भड़की। व्हाट डू यू मीन मिस्टर? वो कहर भरे स्वर में बोली। मैं कोई शराबी हूँ, एल्कोहलिक हूँ, कंपल्सिव ड्रिंकर हूँ? मैंने कब कहा? उस अप्रत्याशित हल्ले से बौखलाया हुआ सुनील बोला। अभी कहा, मेरे सामने कहा। आई एम सॉरी। व्हाट डू यू मीन यू आर सॉरी? कहा क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने ठीक से नहीं सुना। व्हाट डू यू मीन भाई, मैंने ठीक नहीं सुना? मैं बहरी हूँ या मेरा दिमाग खराब है? फिर सुनील को भी गुस्सा आ गया। दोनों, वो बोला। क्या? पिंकी भौचक्की सी बोली। सुना नहीं, बहरी है? तुम क्या तुम? अल्कोहलिक कहलाना इतना बुरा लगता है तो क्यों ग्लास पर ग्लास चढ़ाई जा रही है जिन के? ये जिन तेरे बाप की है? तेरे बाप की है? यू सन ऑफ बिच। वो सुनील पर झपटने ही वाली थी कि महेंद्र खुराना और रमाकांत वहां पहुंचे। प्रधान का फोन आया है, रमाकांत बोला। वो मैजेस्टिक सर्कल से चल पड़ा है, 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। पिंकी को जैसे एकाएक सांप सूंघ गया। प्रधान? वो बोली। कौन प्रधान? अपना दोस्त प्रधान, रमाकांत बोला। विशाल रेस्टोरेंट वाला। क्यों? वो यहाँ आ रहा है? हाँ क्यों? 10 मिनट में? हाँ, तुम जानती हो उसे? मैं? नहीं, मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। क्या हुआ? मेरी तबीयत एकाएक ख़राब हो गई है, मैं जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, कहो तो कहीं ड्रॉप कर दूँ? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ। तुम फ़ौरन चल रहे हो? हाँ। तुम नीचे पहुँचो, गाड़ी गेट पर लाओ, मैं अपना कोट और पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। गाड़ी कैसी है? लाल मारुति। मैं कैसा हूँ तुमने देख ही लिया है। मैं आई। वो जल्दी से भीतर को लपकी। ये सुनील भुनभुनाया। प्रधान का क्या किस्सा है? और तुम यूँ? सुनील, महेंद्र खुराना बोला। यही नैन्सी है। क्या? सुनील चौंका। नैन्सी अल्फ्रेडो, फर्नांडो की बीवी, यही है? ये तो पिंकी है। ओए, पिंकी भी होगी, रमाकांत बोली। मलिका नूरजहाँ भी होगी, लेकिन नैन्सी भी है। पक्की बात? एकदम पक्की बात, तभी तो दौड़े दौड़े पहुँचे हैं तुझे बताने। हम तो बड़े खुश हुए थे कि तू पहले से इससे बातें कर रहा था, लेकिन ये तो तेरे ऊपर गरज बरस रही थी। प्रधान का नाम क्यों लिया? और इसे कैसे यहाँ से निकालते? ये हमारे साथ जाना ना कबूल करती तो क्या इसे ज़बरदस्ती उठाकर लेकर जाते? प्रधान का नाम लेते ही अब देखो कैसे खुद ही यहाँ से हिरण हो रही है। ओह, मैं और खुराना नीचे चलते हैं। मैं पार्किंग से निकाल कर गाड़ी गेट पर लाता हूँ। तुम यहाँ देखो ये नीचे को रवाना भी होती है या नहीं। अगर ये नीचे ना आई तो हम ऊपर आ जाएंगे और इसे यहाँ से ले जाने का कोई और तरकीब सोचेंगे। ये कहीं खिसक तो नहीं जाएगी? खिसक न जाए इसलिए तो प्यारे हो तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। पेंट हाउस से नीचे जाने का एक ही रास्ता है,
तुम उस पर निगाह रखना। ठीक है। रमाकांत आगे बढ़ने ही लगा था कि ठिठक गया। क्या हुआ? सुनील बोला। उस लाल फ्रॉक वाली लड़की को देख रहे हो जिसे वो बुढ़ऊ 100 का नोट दे रहा है? हाँ, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की मेरे से भी टकराई थी। पर्स गुम हो गया बता रही थी और टैक्सी के भाड़े के लिए 100 रुपये मांग रही थी। तुमने दिए? सुनील और खुराना दोनों के मुंह से लगभग एक साथ निकला। पागल हुए हो? मैंने कहा मेरे पास कार है, चलो जहाँ तुमने जाना है मैं छोड़ आता हूँ। पट्टी 1 सेकंड और नहीं टिकी मेरे पास। सूझा कैसे कि वो 100 रुपये की थूक लगाने के लिए कोशिश कर रही थी? ऐसी बातों का मुझे पुराना तजुर्बा है, रमाकांत अकड़ कर बोला। तुमने शहर में ग्रुप बनाकर 4-5 फटेहाल औरतें अक्सर घूमती देखी होंगी, जिसमें एक का पेट इतना बड़ा होता है जैसे 9 महीने पूरे कर चुकी हो। वो हमल वाली औरत सईद जैसी शक्ल बनाए खड़ी रहती है और बाकी उसकी साथी ने फरियाद करने लगती है कि उनकी बहन को लेबर पेन शुरू हो गई है और उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए उस पर रहम खाकर उन्हें टैक्सी का किराया दिया जाए। देखा है ना ऐसा ग्रुप प्यारे हो? हाँ, सुनील बोला, अक्सर। एक बार मैं एक चौराहे पर लाल बत्ती पर खड़ा था तो वैसा एक ग्रुप मेरे गले पड़ गया और अपनी रटी रटी कहानी सुनाने लगा। मैंने बड़ी हमदर्दी दिखाई, कहा यह तो बड़ा सीरियस मामला है, टैक्सी मिलने में पता नहीं कितनी देर लगे। तुम हमल वाला लड़की को कार की पिछली सीट पर लिटा दो, मैं इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ और तुम सब लोग बस पर वहाँ पहुँचो। प्यारे हो, वो 1 सेकंड वहाँ ना रुकी, यूँ हवा हुई कि कुछ मत पूछो। कहने का मतलब यह है कि मुझे लगा कि जैसे वो औरतें उसकी लेबर पेन्स की दुहाई देकर टैक्सी का किराया मांगती थी, वैसे ही वे लाल फ्रॉक वाली छोकरी पर्स खो जाने की दुहाई देकर टैक्सी का किराया मांगती थी। वो खुराना बोला। प्रेग्नेंट औरत असल में प्रेग्नेंट नहीं होती थी? कतई नहीं, और सालियाँ इतनी चालाक होती हैं कि उनमें से जो सबसे खूबसूरत और कम उम्र हो वही पेट पर कपड़े वगैरह लपेट कर प्रेग्नेंट बनती है। तुम तो सयाने निकले, सुनील बोला। हम दोनों को तो वो लाल फ्रॉक वाली अपना मासूम चेहरा दिखाकर थूक लगा गई। देख लेना, पार्टी खत्म होने तक साली 1,500-2 हज़ार रुपये बटोर लेगी। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। फिर रमाकांत और खुराना वहाँ से विदा हो गए। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद पिंकी उर्फ नैन्सी पिछवाड़े का एक दरवाज़ा खोलकर हॉल में प्रकट हुई। तब वो एक चमड़े का कोट पहने थी और उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का सितारों की झालरों से झिलमिलाता पर्स था। उसने बार पर जाकर जिनका एक टैग हासिल किया, उसे हलक में उड़ेला और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वो लिफ्ट में सवार हो गई तो सुनील लिफ्ट की बगल में ही मौजूद सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वहाँ तक सिर्फ एक ही लिफ्ट आती थी, लेकिन उसे मालूम था कि सिर्फ एक मंजिल नीचे से नीचे जाने के लिए 4 लिफ्टें उपलब्ध थी। वो वहाँ पहुँचा तो एक लिफ्ट उसे उसी फ्लोर पर खड़ी मिली। वो उस पर सवार होकर नीचे लॉबी में पहुँचा तो उसने पाया कि नैन्सी अभी उससे मुश्किल से 10 कदम ही आगे थी। बाहर मुख्य द्वार के एन सामने रमाकांत की लाल मारुति खड़ी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर खुराना बैठा था और रमाकांत पिछली सीट पर था। नैन्सी को बाहर निकलता देखकर उसने कार का उसकी ओर का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। नैन्सी फौरन कार में सवार हो गई। बंद करने के लिए अभी उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि सुनील उसे परे धकेलता हुआ कार में घुस आया। कार फौरन आगे दौड़ पड़ी। सुनील ने अपने पहलू में चलती कार का दरवाज़ा बंद किया। नैन्सी रमाकांत और सुनील के बीच सैंडविच बन के रह गई। ये क्या बदतमीजी है? नैन्सी चिल्लाई। तुम यहाँ कैसे? हम सब दोस्त हैं, रमाकांत बोला। अब तुम भी। खूब लगेगी चौकड़ी। मुझे नहीं जमानी चौकड़ी तुम लोगों के साथ। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। मुझे उतारो, मैं टैक्सी ले लूँगी। सोच लो, प्रधान आने ही वाला होगा। मैं आगे उतर जाऊँगी। तुम गायब कहाँ थी मिसेस फर्नांडो? सुनील ने पूछा। कौन मिसेस फर्नांडो? वो बोली। तुम और कौन? मैं नहीं हूँ मिसेस फर्नांडो, मेरा नाम पिंकी है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। नैन्सी अल्फ्रेडो उर्फ मिसेस फर्नांडो तो तुम हो। हम पहले इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन मैं। सुनती रहो, बीच में ना बोलो। तुम्हारे डिसअपीयरेंस एक्ट की वजह से शहर में खून खराबे का माहौल बना हुआ है। तुम्हारा हस्बैंड फर्नांडो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रधान दोनों मेरे खून के प्यासे बने हुए हैं। दोनों तुम्हें मरा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि लाश कहीं गायब कर दी हुई है। इससे पहले कि वो दोनों या उन दोनों में से कोई मेरी हड्डी बोटी चाप मछली अलग कर दे, मैं उन दोनों में से किसी के सामने तुम्हें पेश करके साबित करना चाहता हूँ कि तुम जिंदा हो, ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। अब बोलो, हम कहाँ चले? फर्नांडो के पास या प्रधान के पास? मैं दोनों में से किसी के पास नहीं जाना चाहती। मैं फिर कहती हूँ, मैं मिसेस फर्नांडो नहीं हूँ। हमें तुम्हारे फिर कहे पर भी यकीन नहीं। तो फिर जाओ भाड़ में। ठीक है, हम प्रधान के यहाँ चलते हैं। हमारे लिए तो नहीं,
लेकिन तुम्हारे लिए भाड़ जरूर बन जाएगा वहाँ। मैं प्रधान के पास नहीं जाना चाहती, वो भयभीत भाव से बोली। तो फिर फर्नांडो के पास ही सही। रमाकांत, तुम्हें मालूम है फर्नांडो कहाँ रहता है? मुगल बाग में, रमाकांत बोला। अपनी मिडनाइट क्लब के ऊपर ही। खुराना को मुगल बाग का रास्ता समझा दो। अभी सीधा ही चल, रमाकांत बोला। चौक से दाएं मुड़ना, आगे फिर बताऊंगा। खुराना ने सहमति में सिर हिलाया। अजीब जबरदस्ती है, वो रुआंसे स्वर में बोली। तुम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कैसे कहीं ले जा सकते हो? कैसे ले जा सकते हैं? सुनील बोला। देख तो रही हो कैसे ले जा सकते हैं। तुम सब एक नंबर के हरामी हो जो एक असहाय औरत के साथ ऐसी जबरदस्ती कर रहे हो। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो कुछ क्षण और कलपती रही, फरियाद करती रही, फिर उसके कानों पर जूना रेंगती पाकर वो खामोश हो गई। कार मुगल बाग पहुंची। मिडनाइट में अभी रौनक जारी थी। सुनील कार से उतरकर डोरमैन के पास पहुंचा और उससे फर्नांडो के बारे में सवाल किया। मालूम हुआ कि फर्नांडो ऊपर अपने फ्लैट में था। ये भी मालूम हुआ कि फ्लैट को जाने का रास्ता पिछवाड़े में था। ब्लॉक का घेरा काटकर वे कार पर पिछवाड़े में पहुंचे। सुनील और रमाकांत नैन्सी को दबोचे बाहर निकले। खुराना कार में ही बैठा रहा। नैन्सी के साथ वे दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे। सुनील ने फर्नांडो के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खुला। चौखट पर पेड्रो प्रकट हुआ। आगंतुकों को देखकर वो चौंका। अपने बाप को बुला, सुनील कर्कश स्वर में बोला। वो फौरन दरवाजे पर से गायब हुआ। कुछ क्षण बाद उसकी जगह शिकार के कश लगाता फर्नांडो प्रकट हुआ। सुनील ने लड़की को फर्नांडो की बाहों में धकेल दिया और बोला, अपनी बीवी संभाल खलीफा और हमारा पीछा छोड़। अपने पीछे हक बकाट से जड़ हुए फर्नांडो को छोड़कर रमाकांत और सुनील फौरन वहां से कूच कर गए। चैप्टर 4। रात के सन्नाटे में कार कब्रिस्तान के करीब आकर रुकी। रमाकांत कार में घोड़े बेचकर सोया पड़ा था और जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। सुनील ने उसे झिंझोड़कर जगाया। उठो, वो बोला। कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान? रमाकांत ने घबराकर आंखें खोली। कौन सा कब्रिस्तान? मैं क्या मर गया हूँ? मर गया हूँ तो मुझे कब्रिस्तान में क्यों लाए हो? मैं हिंदू हूँ, मुझे शमशान घाट लेकर चलो। तभी तो मैं कहता था कि कम विस्की पीनी थी। विस्की का इससे क्या रिश्ता हुआ प्यारे हो? रमाकांत संभल कर बोला। और किसका रिश्ता हुआ? टुन हो, तभी तो अनाप शनाप बक रहे हो। मैंने क्या अनाप शनाप बका है? कुछ नहीं बका। अब बाहर तो निकलो। कांपता कर रहा था रमाकांत कार से बाहर निकला। कुछ देर वो कार का सहारा लिए पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलता रहा। फिर उसने जेब से अपना 4 मीनार का पैकेट बरामद किया और बड़े यत्न से एक सिगरेट सुलगाया। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और हसरत भरे स्वर में बोला, एक तुम्बा दारू का होता इस वक्त तो एकदम चौकन्ना हो जाता मैं। चौकन्ना हो जाते या रहे से होश भी खो बैठते? सुनील बुनबुनाया। चौकन्ना हो जाता। जहर को जहर मारता है प्यारे हो। अब चलो। तीनों दबे पांव आगे बढ़े और कब्रिस्तान के फाटक के करीब पहुंचे। फाटक खुला था। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। कहीं कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। ग्रेगरी की जगह रमाकांत फुसफुसाया, कोई नया बंदा तो होगा यहाँ? होगा, सुनील बोला, लेकिन इस वक्त इमारत में सोया पड़ा होगा। वो जाग गया तो हम उसे फिर सुला देंगे। पहले देख तो ले वो किस हालत में है। ठीक है। नया चौकीदार उन्हें इमारत के बरामदे में पड़ा मिला। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सांस फंस फंस के चल रही थी। फिर कोई पहले पहुंच गया। सुनील भुनभुनाया। इसे खोलें? रमाकांत बोला। खुलते ही अगर इसने हल्ला कर दिया तो हमारा काम रह जाएगा। तो इसे थोड़ी देर और बंधा रहने दो, पहले हम कब्र तलाशते हैं। ठीक है। तीनों ने कब्रिस्तान में कदम रखा। रमाकांत सीधे उन्हें जूली ब्राउन की कब्र के सिरहाने ले आया। अब कहीं से फावड़ा तलाश करते हैं, सुनील बोला, और कब्र खोदनी शुरू करते हैं। प्यारे हो, वो मुस्के कशा चौकीदार मुझे बहुत डरा रहा है। मुझे लगता है कि हमने फावड़ा चलाया नहीं और किसी ने आके हमें गर्दन से दबोचा नहीं। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, देखा तो जाएगा ही। फिर फावड़ा तलाश किया गया। उन्होंने 2-2 मिनट की शिफ्टों में कब्र खोदनी आरंभ की। मिट्टी नर्म और भुरभुरी थी, इसलिए कब्र बड़ी सहूलियत से खुदती चली गई। ऐसा बेहुदा काम मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया, रमाकांत बोला। अगर कब्र सचमुच किसी जूली ब्राउन की निकली तो हम उसे वापस दफना देंगे, और अगर वो श्रीमती कलावती की ही निकली तो खुराना उसकी सूरत देखकर हमें बताएगा कि वो इसकी बहन है या नहीं। मेरी बहन जिंदा है, खुराना बोला। वो दूसरी चिट्ठी बताती है कि दिव्या जिंदा है, वो इस कब्र में दफन नहीं हो सकती।
अभी मालूम हो जाता है कि कौन दफन है इस कब्र में। मुझे ताबूत दिखाई दे रहा है। उन्होंने ताबूत पर से मिट्टी हटाई और फिर बड़े यत्न से उसका ढक्कन खोला। रमाकांत ने टॉर्च की रोशनी ताबूत में डाली। ताबूत खाली था। अंधेरे में तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीवी, रमाकांत धीरे से बोला, तेल लेने गई होनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताबूत खाली दफन किया गया हो? खुराना बोला। वो किस लिए? सुनील बोला। वजह मुझे नहीं पता। मुझे एक बात सूझी थी जो मैंने कह दी। लाश यहाँ से निकाली गई है, सुनील बोला, इसलिए मिट्टी भुरभुरी थी और फटाफट खुदती चली गई थी। ऐसा किसने किया होगा? रमाकांत बोला। उसी ने जिसने चौकीदार की मुश्कें कसी थी। सुनील ने ताबूत का ढक्कन गिरा दिया और फावड़ा लेकर उस पर दोबारा मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अब कब्र दोबारा भरने का क्या फ़ायदा? रमाकांत बोला। मैं नहीं चाहता कि पुलिस की तवज्जो इस कब्र की तरफ जाए। कब्र खोलना वक्त खाने वाला काम था, कब्र भरना चुटकियों में हो जाने वाला काम है। उन्होंने कब्र दोबारा भरकर हमवार की और पहले की तरह उस पर फूल भी डाल दिए। मेरे 100 रुपए के फूल, रमाकांत हसरत भरे स्वर में बोला। इकट्ठे करके वापस ले चलते हैं, सुनील बोला। शायद फ्लोरिस्ट 50 रुपए के वापस ले ले। 25 में भी ले ले तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। चलो अब। वे इमारत में वापस पहुंचे। सुनील ने चौकीदार के मुंह से कपड़ा निकाला और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने फड़फड़ाकर आंखें खोली। क्या हुआ था? सुनील ने पूछा। मैं यहाँ बैठा था, वो कराहता हुआ बोला। किसी ने आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। अपने हमलावर की शक्ल नहीं देखी तुमने? देखी थी। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? वो आप ही जैसा एक खूबसूरत नौजवान था, सूट बूट धारी, सूरत में खानदानी लगने वाला। उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? गंगाराम। साहब, आप लोग? बाहर सड़क से गुजर रहे थे, हमें तुम्हारे कराहने की आवाज़ आई। हम भीतर आए तो तुम्हें इस हालत में पाया। आपकी मेहरबानी। अब मेरे हाथ पांव भी तो खोलिए ताकि मैं पुलिस को फ़ोन कर सकूं। हाथ खोल देते हैं, पांव खुद खोल लेना, हम ज़रा जल्दी में हैं। मेहरबानी। आप लोग हैं कौन? हमें 3 वाइज मैन कहते हैं। सुनील इंपीरियल होटल पहुंचा। उसने 402 नंबर कमरे की चाबी मांगी। मिस्टर चक्रवर्ती सर, रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराता हुआ बोला। वही, सुनील शुष्क स्वर में बोला। और मेरा कमरे का किराया बकाया नहीं है। परसों मैंने 3 दिन का किराया जमा कराया था, समझ गए? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पे फौरन मुस्कुराहट पूछ गई। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा सर, वो बोला। हाँ, नहीं कहा क्योंकि मैंने तुम्हें कहने नहीं दिया। चाबी। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी उसे सौंप दी। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। फ्लोर वेटर सीताराम गलियारे में मौजूद था। सुनील को देखते ही उम्मीद से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने बड़े तपाक से सुनील को सलाम मारा। आप फिर आ गए साहब, वो बोला। क्यों? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। कोई ऐतराज़ हुआ? नहीं जी, बहुत खुशी हुई। आप रोज़ आइए और आइए और सुनाइए, अपने मनमोहन सिंह जी कैसे हैं? अच्छे हैं। तुम्हें नमस्ते भिजवाई है। दिखाई तो नहीं दे रही नमस्ते साहब। अभी दिखाई देती है। 305 नंबर कमरे की हालत कैसी है? हालत से मतलब साहब? पुलिस ने उस रात उसका दरवाज़ा तो तोड़ दिया था। वो तो अगले ही दिन बदलवा दिया गया था साहब। कमरा अभी भी पुलिस की देखरेख में है या होटल के हवाले हो चुका है? अभी तक तो पुलिस की ही देखरेख में था, लेकिन अब खाली हो जाएगा और होटल के हवाले हो जाएगा। मतलब? पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था साहब। वो एक हवलदार यहाँ भेज रहे हैं। हुक्म हुआ है मरने वाली का सारा सामान पैक करके उस हवलदार के हवाले कर दिया जाए और फिर कमरे को जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया जाए। कब फ़ोन आया था? सुनील हड़बड़ाया। कोई 10 मिनट पहले। ओह, यानी कि हवलदार के आने में अभी टाइम है। जी हाँ, पुलिस की गाड़ी वाड़ी से आया तो 10-15 मिनट का, बस से आया तो 1 घंटा भी लग सकता है। गुड, चलो। कहाँ? लड़की के कमरे में। लेकिन साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए। साहब, अब ये मुश्किल काम है। आप जानते हैं पहले ही मेरी नौकरी जाते जाते बची है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ 1 मिनट लगाऊंगा भीतर। लेकिन मेरी नौकरी छूट गई तो मैं नहीं लगवा दूंगा। इससे बढ़िया कहोगे तो रिजर्व बैंक में खुद मनमोहन सिंह जी के अधीन। लेकिन सीताराम, मनमोहन सिंह जी ने जो नमस्ते भिजवाई है वो वापस भी हो सकती है। नमस्ते मुझे दिखाई तो नहीं दे रही। दिखाई देगी कमरे में चलकर। लेकिन साहब, और आती बार की नमस्ते अलग है, जाती बार की नमस्ते अलग है। तुरंत सीताराम की आंखों में लालच की झलक पैदा हुई। सिर्फ 1 मिनट, वो चेतावनी भरे स्वर में बोला। 54 सेकेंड, सुनील बोला। यूँ समझो कि तुम्हें 10% डिस्काउंट। आप भीतर देखना क्या चाहते हैं?
अब और क्या रह गया है भीतर देखने के लायक? मैंने पलंग के नीचे नहीं झांका था, वहां क्या होगा? तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का 7वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।